सर्किट। राजस्थान का भौतिक स्वरूप व जलवायु। राजस्थान का भौतिक स्वरूप व जलवायु का अध्ययन करेंगे हम इसमें। राजस्थान का भौतिक स्वरूप व जलवायु। ये देखिए राजस्थान की स्थिति में सबसे पहले देखते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इससे पहले हम नेक्स्ट 80 बिंदु पर चलते हैं, यानी इधर से जैसे धौलपुर है, भरतपुर, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इधर बाड़मेर से नीचे जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर और करौली। ये यहाँ बीच के मध्य के जो जिले हैं उनको बाद में ध्यान करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सीकर, अलवर, तो सीकर शुरू से अलवर से ये जो अरावली श्रृंखला इस प्रकार से जाती है, जालौर शुरू होती हुई है, ये इस प्रकार से फैली हुई है। तो इसके पश्चिम वाला ये इसको पश्चिमी रेगिस्तान और पश्चिमी रेगिस्तान में इसको दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और दूसरा था इधर अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इससे इस पर हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया था। 100% धरातल है, 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सारी चीजें, इसमें वनस्पति क्या है, लोगों के आजीविका के साधन क्या है, जल की स्थिति क्या है, तो सबका अध्ययन हमने इसमें किया था। आज हम बात करते हैं अरावली मध्य प्रदेश की। तो इसकी जलवायु कैसी बनती है? मरुस्थलीय जलवायु दो रूपों में हो जाती है, शुष्क और दूसरी हो जाती है अर्धशुष्क। अब बात करते हैं हम अरावली की। तो अरावली की जो जलवायु है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जलवायु में तापमान और वर्षा, क्योंकि जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व है तापमान और वर्षा, साथ में भौतिक अध्ययन भी चल रहा है जलवायु के साथ साथ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर शुष्क है, अर्धशुष्क है। यहाँ पर जो जलवायु का रूप बनता है वो है उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। और वर्षा की जो स्थिति है, वर्षा है 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए बात करते हैं अरावली की। यह है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? 50 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं अरावली की। अरावली की जो स्थिति है वो दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक इसकी जो लंबाई है, यहाँ तक कि जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ वो भी अरावली की श्रेणियों में ही स्थित है। कहीं कहीं धरातल के अंदर है तो कहीं धरातल के ऊपर है, श्रृंखलाबद्ध रूप में। तो दिल्ली से लेकर के और पालनपुर गुजरात तक, कहाँ तक है अरावली? पालनपुर इधर गुजरात में, इधर दिल्ली।
दिल्ली से यहाँ तक की जो इसकी स्थिति बनती है वो है, इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी अरावली की? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में बात करते हैं, केवल राजस्थान की सीमा में हम अध्ययन करते हैं तो खेतड़ी, खेड़ब्रह्मा, अलवर, झुंझुनू, सीकर से लेकर के यहाँ तक और सुरई तक राजस्थान में केवल ओनली फॉर राजस्थान में ही जो इसकी जो दूरी है खेतड़ी से खेड़ब्रह्मा यहाँ तक जो इसकी दूरी है वो है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की जो स्थिति है वो 550 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राजस्थान में सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है। राजस्थान में इसकी स्थिति यहाँ पर होकर है। अब बात करते हैं अरावली की स्थिति यह हो गई, दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक टोटल लंबाई होती है इसकी 692 किलोमीटर, और यहाँ इसकी जो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। अब बात करते हैं इस भौतिक प्रदेश में, इसमें राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली का आधा भाग आता है, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, इधर नागौर, काकोशबाग, ये जिले जो हैं ये जिले अरावली की श्रृंखला में बात करते हैं। अरावली की जो कटक है दक्षिण में, जो अरावली के कटक हैं वो तो कोटा तक जाते हैं। कहाँ तक फैले हुए? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा तक फैले हुए से कटक। पश्चिम में इसके जो कटक है वो बाड़मेर के शिवानंद तक फैले हुए हैं। जालौर के आसपास से उधर का पूरा क्षेत्र अरावली की कटक बताते हैं भूगोल विद्या के, वो यहाँ तक अरावली के कटक फैले हुए हैं। ऊपर दिल्ली तक, हरियाणा में अलवर से भरतपुर, सीकर, ये जो क्षेत्र है। तो अब बात करते हैं अरावली के उपभागों की। तो अरावली को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली और नंबर 3 दक्षिण अरावली। और कई भूगोलवेत्ताओं ने इसका जो चौथा भाग दे दिया वो आबूखंड है। आबूखंड है, लेकिन वो ये दोनों एक ही है। दक्षिण अरावली में ही वहां आता है। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले दक्षिणी अरावली की। सबसे पहले उसकी बात करते हैं दक्षिणी अरावली। अरावली का जो विस्तार है और जो ऊंचाई है वो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है। एक तो इसकी सबसे पहले दिशा पर बात करते हैं कि अरावली की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। राजस्थान में एक विकर्ण के रूप में, किसके रूप में फैली हुई है? एक विकर्ण के रूप में फैली हुई है, और वो उत्तर पूर्व से, उत्तर और पूर्व के मध्य से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य जाती है, जो एक विकर्ण के रूप में फैली हुई है, जिसकी लंबाई दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक 692 किलोमीटर। राजस्थान में खेड़ब्रह्मा और खेतड़ी से लेकर के खेड़ब्रह्मा तक जिसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। शॉर्ट टर्म स्पीड में बताऊंगा। अब दक्षिणी अरावली पर बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली की जो स्थिति है वो उत्तरी अरावली की अपेक्षा अधिक चौड़ी है और ऊंची भी अधिक है। यानी इधर इसका भाग ऊंचा है और चौड़ा भी है। उत्तर की ओर जैसे जैसे चलते हैं तो इसका भाग सकरा प्लस नीचा भी होता है, इसकी अपेक्षा नीचा भी है और फैलाई में ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ नहीं, जबकि दक्षिण में इसका भाग अधिक फैला हुआ है। यहाँ की जो जलवायु है अरावली की वो उपार जलवायु प्रदेश है। जो वर्षा की स्थिति है वो दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर कम है, लेकिन सामान्यतः जब हम औसत वर्षा निकालते हैं तो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आती है। 40 से 60 सेंटीमीटर अरावली प्रदेश में वर्षा होती है। तो 40 और 60 का भी अध्ययन अगर करें तो दक्षिणी अरावली में अधिक है, जबकि उत्तर और मध्य अरावली में कम वर्षा का वितरण है। और यहाँ पर पतझड़ी वन पाए जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर का ये क्षेत्र है ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। यहाँ की इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर। कर्नल जेफस्टोड ने जिसको संतों का शिखर कहा है, कर्नल जेफस्टोड ने क्या कहा इसको? संतों का शिखर कहा है। और इसमें ये उड़िया के पठार पर
उड़िया का पठार कहते हैं जहाँ पर नक्की झील है, उड़िया का पठार। गुरु शिखर जो चोटी है वो उड़िया के पठार पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। नक्की झील अवस्थित है। कौन सी झील है? नक्की झील अवस्थित है। किंवदंती के अनुसार बताते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोद करके उसका निर्माण किया। राजस्थान का ये मुख्य पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक दृष्टि से नक्की झील पवित्र झीलों की श्रेणी में भी गिनी जाती है। देशी विदेशी भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते हैं और एक ग्रीष्म ऋतु में एक पर्यटन का मुख्य अच्छा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की ऋतु थोड़ी हल्की होती है। मतलब हल्की मतलब है कि गर्मी थोड़ी कम पड़ती है क्योंकि ऊंचाई अधिक है। शीत ऋतु में यहाँ पर कभी कभी बर्फ भी गिर जाती है। 1722 मीटर की ऊंचाई पर छोटी है तो कभी कभी बर्फ भी गिर जाती है। और ये उदयपुर, सिरोही, जालौर और राजसमंद पाली के जिलों में अरावली फैली हुई है। यानी इधर इसका चौड़ाव भी अधिक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा तक इससे कटक फैले हुए हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक भी इससे कटक हैं। जो तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दक्षिणी पठार से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब वो कटकों के माध्यम से फैली हुई है। यह दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722। इसके बाद में गुरु शिखर के बाद में शेर है, जरगा है, अचलगढ़ है। ये सब दक्षिण अरावली की ऊंची जो चोटियां हैं उनमें गिरी जाती हैं। इसके बाद देखिए मध्य अरावली। मध्य अरावली की जो स्थिति है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अजमेर के अंतर्गत तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़, जिस पर अजमेर का जो दुर्ग है वो अवस्थित है। तारागढ़ चोटी है, तारागढ़ जो दुर्ग है वो उसी चोटी पर अवस्थित है। और यहाँ पर ये सतिर आकार में है तारागढ़ में। और अजमेर में, अजमेर, जयपुर, नागौर का दक्षिणी भाग यह अरावली की मध्य भाग हुआ। और जो उत्तरी अरावली है रघुनाथगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ सीकर की। रघुनाथगढ़ सीकर की अरावली की सबसे उत्तरी चोटी है। जिसमें सीकर अलवर का ये क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। और उसके बाद में हरियाणा में प्रवेश करती हुई दिल्ली तक चली जाती है। ये रही साहब राजस्थान में अरावली की स्थिति। अब यहाँ पर अरावली की स्थिति में ये इसका जो कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 9% भाग पर फैली हुई है। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर है, जिस पर जनसंख्या 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? इस पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यह 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है और 10% जनसंख्या इस पर निवास करती है। यहाँ पर इस वजह से कई दर्रे हैं जो पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ते हैं। पाली का बरदर्रा है और इधर मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाले रास्ते भी इससे गुजरते हैं, जिनको हम दर्रा कहते हैं। सामान्य भाषा में देसूरी की नाल है, पालीघाट दर्रा है, बरदर्रा है। तो ये क्या है? एक दूसरे को जोड़ने वाले रास्ते हैं जो अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर आवागमन के रास्ते बने हुए हैं। अब जब बात करते हैं हम इस पर क्षेत्रफल की, तो जैसे पश्चिमी रेगिस्तान था वो 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती थी। इसमें 9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है? 10%। इसका मतलब क्षेत्रफल के लगभग अनुसार जनसंख्या सेम है, लेकिन पश्चिम की अपेक्षा जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ी है। रेगिस्तान की अपेक्षा अरावली प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात अध्ययन करते हैं कि धरातल कैसा हो, तो आप समझता है पर्वतीय क्षेत्र है तो ऊबड़ खाबड़ धरातल है। इसके पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल की ओर जो तलहटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ी मैदानी स्थिति है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। कर्कयुक्त का पथरीली मिट्टी है। और अरावली के पूर्व में बहने वाले, अरावली से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं तो इसके पूर्व में निकलने वाली नदियाँ कहाँ जाती हैं? बंगाली खाड़ी में। और पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ कहाँ आती हैं? अरब सागर में। पश्चिम से निकलने वाली इसकी नदियाँ सब कहाँ आती हैं? अरब सागर में। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या अरावली के अरावली से निकलने वाली सभी नदियाँ कहाँ जाती हैं? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। यह रहा आपका अरावली का शॉर्ट में सब वर्णन। इसके बाद देखते हैं हम मध्यवर्ती विशाल दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग का। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, अब इसमें देखिए दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग में इधर तो है 56 का मैदान। क्या है? 56 का मैदान, जिसको माही बेसिन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, माही बेसिन। मध्य में है बनास बेसिन, बनास बेसिन, और यहाँ पर एक पूर्व में है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। अब आप लगा लीजिए अंदाजा। और फिर इधर का बात करते हैं तो बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन, या कहते हैं गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान हुआ। ये हमारे भौतिक प्रदेश मैदानी भाग के भौतिक छोटे छोटे उपभाग हो गए। और मैदानी भाग की स्थिति का हम जब अध्ययन करते हैं तो मैदान है तो कृषिगत फसलों के लिए उपयुक्त है, नदियों का बेसिन है तो नदी द्वारा लाई हुई काप मिट्टी से निर्मित मैदान है जो फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, बशर्ते यहाँ पर वर्षा की मात्रा अन्य प्रदेशों की अपेक्षा राजस्थान प्रदेश में वर्षा की मात्रा कम होती है, बशर्ते अरावली के पूर्व में है, अरावली के पूर्व में है तो बंगाली घाटी से दक्षिण आने वाला मानसून को उससे टकरा करके इस भाग में वर्षा करता है, जबकि ये भाग ऊपर रहता है तो इस भाग में वर्षा करता है और इससे निकलने वाली नदियां भी इधर की ओर बहती है तो मैदान का निर्माण करती है। अब ये जो मैदानी भाग है देखते बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में 56 का मैदान है, माही बेसिन कहते हैं, 56 नदी नालों का समूह है वहाँ, और यहाँ 56 गांव का समूह है जिसको हम 56 का मैदान कहते हैं। तो वो जो मैदान है वो माही नदी का बेसिन क्षेत्र है, जहाँ या तो माही नदी द्वारा निर्मित है या नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है जिसको माही बेसिन कहा है। माही नदी मध्य प्रदेश के विजयनगर से निकलकर राजस्थान में बहादुर गांव बांसवाड़ा प्रवेश करती हुई बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई उन्हें वापस होती है उत्तर की दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर ये गंगा वो माही नदी जो है माही बेसिन का मैदान कहलाता है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का और उदयपुर का कुछ भाग सम्मिलित है। अब ये मैदान यहाँ से आगे चलता है तो बनास बेसिन खमनो और राजसमंद से बनास नदी निकलती है जो राजस्थान की में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये यहाँ से राजसमंद से बहने के बाद में राजसमंद भीलवाड़ा बहती हुई सवाई माधोपुर रामेश्वरम में जाती है और चंबल नदी में अपना जल डाल देती है। कहाँ डाल देती है अपना जल? चंबल नदी में। जब ये चंबल नदी में डाल दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी मैदान का निर्माण करती है। ये पठारी भाग का उत्तरी छोर हो गया, पठारी भाग का क्या हो गया, ये उत्तरी छोर, पठारी भाग का क्या हो गया, उत्तरी छोर। अब यहाँ से तो ये तो हुआ इधर से माही का मैदान, यहाँ हुआ बनास का मैदान। तो यहाँ से खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है और बनास राजसमंद चित्तौड़गढ़ कुछ भाग भीलवाड़ा टोंक सवाई माधोपुर में जाके रामेश्वरम में चंबल नदी में अपना जल डाल देती है। इसके बाद में आगे यहाँ पर चंबल बेसिन है, कौन सी है? चंबल बेसिन, चंबल नदी वो भी जनाबा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, भैंसुरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। तो अब यहाँ रहा माही का बेसिन, यहाँ रहा बनास का बेसिन, इधर में चंबल का बेसिन जिसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। चंबल बेसिन का क्या कहते हैं यहाँ पर? इसको मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और ऊपर बैराट से निकलने वाली बाणगंगा नदी भरतपुर और उसका ये मैदान का निर्माण करती है। भरतपुर धौलपुर के या तो बाणगंगा का मैदानी भाग या गंगा यमुना का मैदानी भाग भी कहते हैं, क्योंकि भरतपुर के उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा और आगरा से गंगा नदी प्रवाहित है तो वहाँ से भी सिंचाई की व्यवस्था है। और बाणगंगा के मैदान का निर्माण गंगा यमुना का मैदान भी इस भाग को कहा जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या को वहन करने वाला ये मैदानी भाग है। यहाँ पर 23% धरातल है। कितना है? 23% धरातल में 39%, 23% क्षेत्रफल पर, 23% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। 23% क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। 23% क्षेत्रफल है मैदान का और जनसंख्या कितनी है? 40। जब पश्चिमी रेगिस्तान में 40% जनसंख्या के लिए कितना क्षेत्रफल है? 61%। और यहाँ पर 40% जनसंख्या के लिए कितना क्षेत्रफल है? 23%, जो लगभग 2.5 गुना से अधिक है पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल, जबकि जनसंख्या दोनों जगह बराबर है, क्षेत्रफल 2.5 गुना अधिक है, लगभग 3 गुने के आसपास जाता है। तो आप लगा लीजिए कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना होगा?
क्योंकि मानव वही रहना पसंद करता है जहाँ उसके लिए आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ मानव के लिए आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। समतल उपजाऊ मैदान है, पानी की आपूर्ति है, यातायात के साधन है, निकटतम बाजार है, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जनसंख्या का भार यहाँ अधिक है। जनसंख्या का भार मैदानी भागों में और पठारी भागों में अधिक पाया जाता है। तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती पूर्वी मैदान, इसमें शामिल जो जिले हैं उन शामिल जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और दक्षिण की ओर आते हैं तो भीलवाड़ा राजसमंद का, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग, राजसमंद का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग, उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग, डूंगरपुर, माई का बेसन का मैदान, ये सब किस में आ जाते हैं? मैदानी भाग में सम्मिलित जिले आते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम दक्षिण का पठार। इसके बाद में देखते हैं हम दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठारी भाग में बात करते हैं तो इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर का भाग सम्मिलित है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। एक प्रश्न बनता है उसमें क्या, अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित मालवा का पठार और हाड़ौती का पठार, क्योंकि विंध्याचल पर्वत है दक्षिण में मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो उसके मध्य में कौन सा पठार आता है? हाड़ौती का पठार, जो मालवा का पठार का ही भाग है। लेकिन इसको हाड़ौती पठार क्यों कहा गया? क्योंकि इस पठार में हाड़ा शासक हुए और हाड़ा शासक होने के कारण इसका नाम का रख दिया गया हाड़ौती का पठार। इसके दो भाग होते हैं, एक पहला तो उसका उत्तर भाग है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार भूमि, और नीचे है मालवा पठार, मालवा पठार। ये इसके दो भाग हो जाते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, पठारी भाग का जो क्षेत्रफल है, यह 7% भाग है। क्षेत्रफल कितना? 7% क्षेत्रफल है। 7% क्षेत्रफल पर और लगभग 7% क्षेत्रफल पर लगभग 11% जनसंख्या है। 11% जनसंख्या निवास करती है। 7% है 6.89 या 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या निवास करती है। ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कहते हैं कोटा को, हाड़ौती के पठार को, और इसमें सर्वाधिक नदियां बहती भी है। चंबल के साथ साथ परवन, आहू, काली सिंध और यानी मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं जो चंबल की सहायक है, गंभीरी है, वो सभी अपने जल कहाँ डालती हैं? चंबल में। और चंबल अपना जल कहाँ डाल देती है? यमुना में। और यमुना अपना जल कहाँ डाल देती है? बंगाली खाड़ी पर। यमुना अपना जल डालती है गंगा में, और गंगा अपना जल डालती है बंगाली खाड़ी में। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा का पूर्वी भाग इस हाड़ौती के पठार में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का इसमें वो रावतभाटा वाला क्षेत्र भी इसी में शामिल होता है, पठारी भाग। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मसाले पैदा किए जाते हैं। उत्पन्न क्या होता है? मसाला। कपास की भूमि, कपासी कृषि के लिए यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर? काली मिट्टी। काली मिट्टी होने के कारण ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर गन्ना, कपास और मसाले पर्याप्त मात्रा में पैदा किए जाते हैं। जैसे हाड़ौती के पठारी भाग में, इसके ऊपर वाले भाग को विंध्य कगार की भूमि भी कहते हैं, जिसमें करौली, धौलपुर का, सवाई माधोपुर का ये भाग सम्मिलित होता है। चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको डांग क्षेत्र भी कहते हैं, ये जिसको डाकुओं का निवास स्थान भी कहते हैं, जो कोटा से लेकर के और धौलपुर तक फैला हुआ है। कोटा से लेकर के वहाँ तक फैला हुआ है, धौलपुर तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर इसको डाकुओं का निवास स्थान होते हैं, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान का सबसे ज्यादा नालियाँ प्रदान करती है। गहरे भीड़ पाए जाते हैं, घने जंगल हैं, गहरे गड्ढे हैं, तो वो डाकुओं के लिए निवास स्थान बने हुए हैं। तीसरा कारण है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, तो तीनों ही राज्यों के जो बनमाश टाइप के डाकू होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में आकर के यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और इधर उधर उनको छिपने के लिए, भागने के लिए पर्याप्त मात्रा में रास्ते मिल जाते हैं। तो ये जिसको डांग क्षेत्र कहते हैं, भीड़ कहते हैं, वो भी करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा का यही क्षेत्र है जहाँ पर भीड़ पाए जाते हैं। तो मैदानी भाग
लेकिन कि चंबल के विकसित क्षेत्र में तो मैदानी भाग है, लेकिन वो भीड़ है, घने जंगलों से युक्त है, गहरे गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं। तो राजस्थान में यहाँ पर ये क्षेत्र है वो 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या निवास करती है। पर्याप्त मात्रा में आय के साधन हैं, कृषि योग्य भूमि है, सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लोगों की आजीविका के लिए यहाँ पर पशुपालन और कृषि व्यवसाय पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। जनसंख्या भी कम नहीं है, 7% धरातल पर 11% जनसंख्या निवास कर रही है। और इस क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र है वो कोटा है, केंद्रित नगर कोटा है। तो ये ऐसा हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सूक्ष्म चित्रांकन। और इसके बाद में अगला टॉपिक है वो शेष कल।